अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसोस सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 11 की एक्सरसाइज देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी दी फर्स्ट एमसीक्यू। कहते हैं विच अदर एटम इज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट अमंग द कार्बन एटम इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक तो कार्बन मौजूद होता है, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा दूसरा जो एटम है मोस्ट कॉमनली पाया जाता है? बच्चे वो हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है। तो ये हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे, क्योंकि हमने बच्चे ये एक बात पढ़ी थी कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन मौजूद होता है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक होते हैं। तो फिर हमने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है वो दूसरा मौजूद होता है। अगला हमारे पास है सेकंड वाला एमसीक्यू, विच अदर मेटल कैन बी यूज टू रिड्यूस द अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का मतलब है अल्काइल हैलाइड्स में से हैलोजन को निकालना। ठीक है, अब वो कहते हैं कि 3 डिफरेंट मेटल्स हैं, इनमें से कौन सी आप इस्तेमाल करेंगे? जी हमारे पास जो हेलोजन होते हैं ना, ये 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जिसको स्टार बॉम्ब भी कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह। अब इन ये सारे जो होते हैं ना इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, मतलब इनके ऊपर नेगेटिव आयन ज़्यादातर होता है। अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे होते हैं जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, जितना लेफ्ट साइड पे होगा ना उतना ये इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो हम कहते हैं जो मैग्नीशियम है आपके पास, बाकी जो कंपोनेंट्स यहाँ पे गिवन है ना वो यहाँ पे ये देखें, एल्यूमिनियम है, तीसरे का निकल है, कोबाल्ट है, इन सब में जो लेफ्ट साइड पे है वो मैग्नीशियम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो मैग्नीशियम है वो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। जब इसको अल्काइल लाइट के साथ मिलाएंगे तो ये यहाँ से हैलोजन ग्रुप को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि निकल और कोबाल्ट यहाँ पे कोई ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो मैग्नीशियम है। जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हैलोजन को मैग्नीशियम निकाल लेगा और उसके रिडक्शन करवा देगा। ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है हैलोजन को निकाल लेगा। हमने ना रिडक्शन प्रोसेस देखा था, ये हमने रिडक्शन प्रोसेस देखा था कि जब अल्काइल हैलाइड को, मतलब हैलाइड का मतलब है हैलोजन ग्रुप के साथ CH3 जो है वो अटैच होता है, जब इसके साथ हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन क्या करती है यहाँ से हैलोजन को निकाल लेती है। हैलोजन के पीछे ये याद रखिएगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव होती है। मतलब ये देखें हाइड्रोजन जो है वो पहले ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, ये देखें, तो ये क्या करेगी, हैलोजन को निकाल लेगी और हम कहते हैं उसकी रिडक्शन हो जाती है, हैलोजन को निकाल के खुद इसकी जगह पे आ जाती है। इसी तरह से जो हमारे पास एमसीक्यू है, अगर यहाँ पे मैं मैग्नीशियम ऐड कर दूं, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है मैग्नीशियम करूँ, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव होगा, तो वो क्या करेगा यहाँ से हैलोजन को निकाल लेगा, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ से हम निकाल लेगा, तो हम कहेंगे ये रिडक्शन होगी अल्काइल हैलाइड की। तो ज़्यादा चांसेस मैग्नीशियम क्या है कि वो निकाल लेगी। रिड्यूस सिलेबस में जो तीसरे वाला एमसीक्यू है वो हमारे पास कटिंग हुआ है। आगे चौथे वाला कहते हैं व्हाई डज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। हमने देखा था जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने ना रिएक्शन पढ़ा था, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड के, जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, H2 कह लेंगे, 2H, 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, मतलब H2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो वो जब हमारे पास अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो उसकी रिडक्शन हो जाती है, मतलब वहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेता है, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, H2 हम इसको कह सकते हैं। तो इसका मतलब है आपके पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। आगे हमारे पास है पांचवा, कहते हैं विच अल्केन विल इवॉल्व द मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज बर्न। आपके पास कौन सी कब हीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन? अच्छा, इथेन का मतलब है इसमें 2 कार्बन है, प्रोपेन का मतलब है इसमें 3 कार्बन है, एंड ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब है इसमें 4 है, आइसोब्यूटेन इसका मतलब भी इसमें 4 है। एंड ब्यूटेन में मतलब होता है हमारे पास एक सीधी चेन है। ठीक है, आइसोब्यूटेन का मतलब होता है दरमियान में ना ब्रांच बनी हुई है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये इथेन होता है, उसमें 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, ब्यूटेन में 4 होते हैं। अब ब्यूटेन के आगे 2 टाइप्स है, एक एन ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन जो होता है बच्चे वो एक सीधी लाइन होती है, और आइसोब्यूटेन होती है जो ब्रांच होती है। अच्छा, ये सीधी लाइन होती है, जब इसको जलाया जाता है ना तो यहाँ से हमारे पास ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसको जब जलाया जाता है तो इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बर्न होने के लिए, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती। यहाँ पे जल्दी बर्न हो जाता है तो हम कहते हैं इसमें ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो एन ब्यूटेन जो होगा, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। आगे कहते हैं विच हाइड्रोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोजन इन कोल माइन से, जो कोयले की खानें होती है वहाँ पे कौन सी गैस की वजह से एक्सप्लोजन होती है? अच्छा, मीथेन। मीथेन जो है ये जो हमारे घरों में भी गैस बेसिकली आ रही होती है, ये बड़ी क्विकली जो है वो आग पकड़ती है, तो हम कहते हैं ये जल्दी हमारे पास एक्सप्लोजन का, आग जलने का या धमाके का खतरा इसी से होता है।
आगे कहते हैं विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड व्हेन इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br इज ट्रीटेड व्हेन जिंक क्लोराइड, विच इज जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्शन करते हैं ना तो वहाँ से H2 प्रोड्यूस होती है, मतलब 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। अब इन 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन क्या करेगी, HBr निकालेगी, मतलब Br निकालेगी और एक हाइड्रोजन इसकी जगह पे आ जाएगी। तो अब ये CH3 था ऑलरेडी, एक ये इसके साथ H आ गया तो ये भी CH3, तो 2 कार्बन ही रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। ये क्या हुआ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन ने Br को निकाल लिया, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास बच्चे रिड्यूस सिलेबस में ये दो एमसीक्यूज कटिंग हुआ है। हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने ये चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था। ऑर्गेनिक होता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों एट अ टाइम मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक वो होंगे जिनमें दोनों एट अ टाइम मौजूद नहीं होंगे। तो ये प्रॉपर आंसर्स भी साथ साथ की बुक से देखते जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों मौजूद होते हैं एट अ टाइम, लेकिन इनऑर्गेनिक में जो है वो दोनों एट अ टाइम मौजूद नहीं होते, टिपिकली कंटेन नहीं करते। आगे कहते हैं वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लार्ज नंबर्स, के आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लार्ज नंबर क्यों होते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना हम लोगों ने देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड का ना बड़ी ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या सीधी चेन हो सकती है या ब्रांच हो सकती है, कहीं पे भी दूसरा कोई एलिमेंट अटैच कर दें, ग्रुप ऐड कर दें, तो किसी भी तरह से इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट बन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लार्ज नंबर हमारे पास जो है ना कंपाउंड्स का पॉसिबल है। तो एग्जैक्टली आंसर से भी देख सकते हैं, कहते हैं एक तो ये लंबी लंबी चेन बनाते हैं, दूसरा ये रिंग्स की फॉर्म में भी मौजूद हो सकते हैं, मतलब ब्रांच भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। जैसे हमने आपको दिखाए थे कि हमारे पास ये भी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है कि ये हमारे पास सिंपल सीधी चेन भी है, ये ब्रांच भी है, ये रिंग्स की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, हमारे पास ये देखिए ये रिंग्स की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, इसलिए हम कहते हैं ये इनके लार्ज नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा बच्चे, तीसरे वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये कटिंग है, ये नहीं है हमारे पास। चौथे वाला देखते हैं, हाउ नेफ्था फ्रैक्शन इज डीकम्पोज टू गिव लोअर हाइड्रोकार्बन। ये नेफ्था की हमने डीकम्पोजिशन देखी थी, क्रैकिंग देखी थी। अच्छा, ये क्रैकिंग का हमने देखा था। क्रैकिंग हमने कहा था एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के ना छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील किया जाता है। आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। इसकी हमने एग्जांपल में देखा था कि नेफ्था एक बड़ा हाइड्रोकार्बन होता है। जब आप इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, साथ में एक कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं जियोलाइट, तो ये टूट के ना छोटे हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील हो जाता है, अल्केन्स में या अल्काइंस में, जिनमें कार्बन की तादाद जो होगी वो 5 से लेकर 10 तक होगी। ठीक है, मतलब नेफ्था हमारे पास काफ़ी बड़ा हाइड्रोकार्बन होता है। अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 12 के राउंड अबाउट हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं इसमें। जब आप इसको गर्म करते हैं और साथ में कैटलिस्ट डालते हैं तो ये छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील हो जाते हैं। इनमें जो छोटे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें कार्बन की तादाद 5 से लेकर 10 तक की रेंज में होती है। ये देखिए, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली इसका आंसर की बुक से भी देख लेते हैं। की बुक में मुझे वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो है ये क्रैकिंग के प्रोसेस के जरिए, क्रैकिंग का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल का तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील होना। वेन लार्ज हाइड्रोकार्बन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर, कि आपके बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो छोटों में तब्दील हो जाता है। इसके साथ आप ये क्वेश्चन भी लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर है ये वाली। ठीक है, अच्छा आगे हमारे पास है राइट ऑन दी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूल बताना है, स्ट्रक्चर फार्मूला एंड कंडेंस्ड फार्मूला आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का आपने एक ओपन फुली स्ट्रक्चर्ड फार्मूला बताना है, एक कंडेंस्ड फार्मूला मतलब कम्पैक्ट फॉर्म में बताना है, और एक मॉलिक्यूलर मतलब कितने इसमें ओवरऑल कार्बन हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो आइसोब्यूटेन मतलब 4 ही हमारे पास इसमें कार्बन होंगे और 10 इसमें हाइड्रोजन होंगे। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है जी। ये इसको ओपन करके लिखा हुआ है, मतलब अगर मैं इसकी एग्जैक्टली दिखाऊं तो ये कार्बन 4 कार्बन है। आइसोब्यूटेन का मतलब है एक सीधी लाइन नहीं है बल्कि दरमियान में एक ब्रांच है। ठीक है, तो ये सी दरमियान में आ जाएगा। टोटल 4 कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। तो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसका कंडेंस फार्मूला क्या बच्चे, इसी फार्मूले को कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हुआ। इसको मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है कि आपने टोटल बताया है कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये है कि आपने टोटल एक्सपैंड करके दिया हुआ है कि इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 3 है, इसके साथ 1 है, इसके साथ तो 3 है। कंडेंस क्या है, इन सारे हाइड्रोजन को ना कंपैक्ट करके लिखते हो। CH3 मतलब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, C इसके साथ एक ही H है जो नीचे की तरफ है, और इस वाले के साथ कितने हैं, मजीद 3 है, और इस वाले के साथ भी क्या है, 3 है। तो इसको कहते हैं कंडेंस्ड, शॉर्ट फॉर्म में छोटा करके लिखो। आगे हमारे पास बच्चे हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजफुल फॉर अस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फायदे क्या हैं। अच्छा, ये जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, वहाँ पे हमने हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, तो वहाँ पे हमने ये वाला पैसेज पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसको बिहेवियर बहुत ज़्यादा है हमारे पास, नेचुरली बहुत ज़्यादा हमारे पास लेबॉर्ट्री में पाए जाते हैं, आप खुद भी उसको प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके यूजेस पढ़े थे कि इनके बायोमोलिक्यूल्स जो है ना वो हमारे पास कह लें कि
ये पेज नंबर 146 पे हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्पफुल होते हैं। ये हमने इसके यूजेस पढ़े थे कि इनको फ्यूल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, ये कैरोसिन ऑयल, ये सारे। इसके अलावा हम इसको प्लास्टिक्स में, मेडिसन में, सिंथेटिक, तो ये सारी जो है ना ये इसके यूजेस में आ रहा है। ठीक है कि आप इसको प्लास्टिक्स में, ये जब मैंने आपको लेक्चर दिया था तो तब मैंने ये डिटेल में बताया था प्लास्टिक्स में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, पेंट्स एंड सो ऑन, ये सब में मौजूद होते हैं, तो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इनको फ्यूल्स वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें पेट्रोल आ गया, सीएनजी वगैरह, और डीजल वगैरह आया, कैरोसिन ऑयल। ठीक है, तो ये सारे इसके यूजेस हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन के यूजेस में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको एग्जैक्टली की बुक से करना चाह रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं। की बुक में यही कह रहा है कि इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, मेडिसिन के तौर पे, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, और बहुत सारी हाउस होल्ड अप्लाइंसेस वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं राइट डाउन द नेम ऑफ 5 सच ऑर्गेनिक कंपाउंड विच एग्जिस्ट नेचुरली। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी तैयार कर सकते हैं, ये नेचर में एग्जिस्ट भी करते हैं। तो किस तरह से, कौन से हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, आपने 5 के नाम बताने हैं। तो ये 5 के नाम आपके पास लिखे हुए हैं बच्चे। मीथेन, जो हमारे घरों में गैस आ रही होती है, अक्सर आप देखते हैं कि गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए, तो ये नेचर में एग्जिस्ट करती है। ग्लूकोज, जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं उसमें। एथेनॉल बच्चे, ये हमारे पास कह लें कि ये भी अल्कोहल वगैरह में इस्तेमाल, जो शराब वगैरह होती है उसमें प्रेजेंट होती है ये। तो ये देखें, ये एथेनॉल के बारे में बता रहे हैं। ये बेसिकली जो हम लोग फ्यूल गाड़ियों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें मौजूद होती है। अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होती हैं उनमें इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बहुत सारी पेंट्स में, परफ्यूम्स में, इन सब में ये नेचुरली पाई जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा एसिटिक एसिड, ये खुराक में बच्चे जो बेसिकली जो हमारे पास होते हैं उनमें पाई जाती है। सिट्रिक एसिड, ये मोस्ट कॉमनली लेमन वगैरह में बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। ठीक है, एसिटिक एसिड वैसे हमारे पास कह लें कि सिरका में बेसिकली ज़्यादा, जो आप लोग घरों में खाना पकाने के लिए सिरका वैसे इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें ये मौजूद होती है मोस्ट कॉमनली। तो ये 5 जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारी डेली लाइफ में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके बच्चे ये वाले अगले 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है सारे। इनसे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।